गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। दिस इज़ मी कविता राजपूत। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज जो मैं क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एनसीएफ से, है ना। यानी कि आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इससे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके क्वेश्चंस की, तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है आपका, और आपके मैक्सिमम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ जो है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे आपके पेडागोजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और इससे आपके क्वेश्चंस देखेंगे आप, अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, ठीक है, जैसे कि आप एनसीएफ 2005 है, सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि ये है क्या। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं मैं एनसीएफ 2005 की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। सबसे पहले इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो 2005 है, इससे पहले क्या इससे पहले भी कोई एनसीएफ आया था? तो हाँ, उससे पहले भी इसमें संशोधन होते रहे हैं। तो सबसे 2005 से जो पहले आया था वो 2000 में आया था, उससे पहले आपका 1988 में आया था, और उससे पहले आपका आया था 1975 में। ठीक है, 1975 में आया, उसके बाद 88, फिर 2000 में आया, उसके बाद 2005 में। ठीक है, इनमें संशोधन होता रहा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, ये एक दस्तावेज है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, कैसे तरीके होने चाहिए, उसके बारे में बात करता है एनसीएफ 2005। अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो उत्पत्ति हुई है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, लेकिन जब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसकी उत्पत्ति हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति नामक निबंध से। उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 का अनुवाद है वो कहाँ पर मिलता है आपको? संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख होता है। ये पता होना चाहिए, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो इस प्रकार संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एनसीएफ 2005 है ये किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ठीक है, तो ये तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की जो समिति थी उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। तो ये है आपका एनसीएफ 2005, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले एक दस्तावेज है जिसमें जो हमें ये बताता है, इस विषय पर चर्चा की गई है कि बच्चे को कैसे और क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं, वो किस किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखेंगे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देखोगे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये पेडागोजी में आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जितना भी आप पढ़ा सकते हो बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। किताबी ज्ञान
आपको नहीं देना है कि सिर्फ आप किताबें ही पढ़ाते रहें। बच्चे को उसके जो उसका एनवायरनमेंट है, जो चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखा सकते हो वो सिखाना चाहिए। तो ज्ञान को, जो नॉलेज है, उसको बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये सिद्धांत है। ठीक है, ये मेन प्रिंसिपल है। उसके बाद है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, आपको क्या करना है, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है जहाँ पर बच्चा रटे ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चे को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, रटवाना नहीं है बच्चे को, रट्टू तोता नहीं बनाना है। ठीक है, बच्चे को इस प्रकार हमें तैयार करना है, बच्चे को इस प्रकार सिखाना है कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख सके, किताबों से ना रटे। उसके बाद है कि जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जैसा कि पहले, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ा सा प्रेशर रहता था ना टीचर्स का कि नहीं याद करो याद करो, ये चीज़ें याद करो। पहले तो पिटाई वगैरह भी लग जाती थी, लेकिन आजकल टीचर्स बच्चों को नहीं पीटते हैं। तो ये पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए फिर ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, है ना। जो भी चीज़ है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। जो बच्चा सीख रहा है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। आप जो भी नॉलेज दे रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा रहे हो, वो बच्चे के रिगार्डिंग होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, ना कि आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कराना चाहिए, पढ़ाते टाइम एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, है ना। एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आपका पेडागोजी में ज़रूर पूछा जाता है। जहाँ पर भी एक्टिविटी होगी वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन बन जाता है। हमें क्या कराना है, बच्चे को एक्टिविटी से सिखाना है ना। ये नहीं कि बस आपने स्टार्ट किया शुरू से, कॉपी किताबों पे लिखाना शुरू किया, बोर्ड पे लिखाना शुरू किया, बच्चे इसको उतारने पे लगे हुए हैं, बस अपनी कॉपियाँ भर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट को समझाना है, एक्टिविटी कर करके सिखाना है। कोई कॉन्सेप्ट है, आप बच्चों के बीच कोई एक्टिविटी करवा दीजिए, बच्चे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और जहाँ पर भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर बच्चा सक्रियता दिखाता है, जहाँ पर बच्चा एक्टिविटी दिखाता है, वहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाने चाहिए। आपको बच्चे को मॉरल ड्यूटीज भी सिखानी है। ठीक है ना, आस्थावान क्या है, राष्ट्र के प्रति। आपको बच्चे को मॉरल ड्यूटीज सिखानी है, और सिर्फ सिखानी नहीं है कि आपने लिख दिया कि सुबह उठकर सभी को नमस्कार करना चाहिए, आपने किताबों में लिख दिया है, लेकिन आप उसको एनवायरनमेंट तो ऐसा दे नहीं रहे। आप अपने घर में भी तो उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। बच्चे कहाँ से सीखते हैं, बच्चे अपने घर से सीखते हैं। ठीक है, तो ये है कि जो आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, उनको ये नहीं कि बस आपने किताबों में लिख दिया है तो बच्चे सिर्फ उनको रट रहे हैं, याद करें कि सुबह उठना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। उसको ऐसा माहौल भी देना चाहिए, है ना। बेसिकली बच्चा घर से सीखता है, तो घर में इस तरीके का माहौल हो जहाँ पर उसको मॉरल ड्यूटीज सिखाई जाए। और जिस बच्चे के अंदर मॉरल ड्यूटीज होंगी वो बच्चा बहुत बेहतरीन होगा। मतलब उसके अंदर किसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप इनबिल्ट होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो पुस्तकों से नहीं सीखेगा, ये सारी चीज़ें वो किताबों से नहीं सीख रहा, वो सीखेगा एक दूसरे से, हमसे, आपसे, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से। तो वही है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाने चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़ाकर, सिर्फ कॉन्सेप्ट रटाकर आपको उनको रटा हुआ नहीं बनाना है। उसके बाद है आपके कि नेक्स्ट पॉइंट है, बालक जो है वो सक्रिय। जैसा कि मैंने बोला, चाइल्ड कैसा होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए, यानी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए। ठीक है, ये क्या है, आपके एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव हैं। इसमें क्या गया है कि बच्चा नई नई चीज़ों को आजमा रहा है, जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, गलतियां कर रहा है और स्वयं सुधार कर रहा है। नॉर्मली घरों में क्या होता है कि कोई बच्चा अगर कोई मार्केट से टॉय लेकर आता है, कोई खिलौना लेकर आता है और उसको पहले ही दिन वो तोड़ देता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर, है ना, कुटाई कर देते हैं बच्चे की। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहली बात तो उसको इतने एक्सपेंसिव खिलौने दिलाओ ही मत, है ना। बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में खुश करना बेसिकली सिखाना चाहिए। और अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को तोड़कर जोड़कर कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नॉर्मली घरों में देखा जाता है कि जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, तो दीवारों पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कलर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, कोई पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो फैमिली वाले बहुत नाराज़ होते हैं।
कहते हैं तुम घर की दीवारें खराब कर रहे हो, लेकिन अगर बच्चा छोटा है, उसको नहीं समझ है, तो उसकी क्रिएटिविटी को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा हद में, है ना, मतलब बच्चे को समझाना भी चाहिए कि बेटा ये जो तुम यहाँ एक्टिविटी कर रहे हो थोड़ा कॉपी किताबों पे भी करो, लेकिन ये कि हर चीज़ में बच्चे को रोकना टोकना नहीं चाहिए। बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कहीं पर सक्रियता दिखा रहा है, तो उसको समझना चाहिए, थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। नई नई चीज़ों को आजमा रहा है, वो जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, जोड़ तोड़ कर ही तो सीखेगा। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, तो उनकी गलतियों को समझो, है ना, समझना चाहिए। आप एज ए टीचर हैं या फिर एज ए पेरेंट्स हैं, समझना चाहिए। मारने पीटने पर नहीं उतर आना चाहिए बच्चों के साथ, है ना, बच्चों के साथ बहुत जल्दी मारपीट पर नहीं उतरना चाहिए। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखते हम कैसे हैं? सीखना एक सक्रिय गतिविधि है, बिल्कुल सही बात है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, सामाजिक गतिविधि है। बच्चा कहाँ से सीखता है? सोसाइटी से सीखता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? सबसे पहले बच्चा, अगर मैं बात करूँ बच्चे के शिक्षक की, तो वो उसकी माँ होती है ना, उसके गुरु जो होते हैं पहले वो उसकी माँ होती हैं। अपनी मदर से सीखते हैं, उसके बाद अपने घर में अपने दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, उनसे सीखता है। तो बेसिकली एक सोसाइटी यानी कि सोशल एक्टिविटी है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यांत्रिकता का मतलब क्या है? यांत्रिकता का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो बार बार वही टॉपिक नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। अगर बच्चा लगातार एक ही चीज़ को पढ़ता रहेगा तो फिर बच्चा बोर हो जाएगा ना। बच्चे को आपको बोर नहीं करने देना है, आपको उसके कॉन्सेप्ट में, उसको पढ़ाने के तरीके में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ को आप बार बार ना पढ़ाएं, चेंज कर करके पढ़ाते रहें। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो तो उसके अंदर ये डर मत रखो कि तुम्हें ये होमवर्क इतने बजे तक कर कर देना है, या आप इस होमवर्क को कल मुझे कर कर लेकर ही आओगे। आपको यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है बच्चे के लिए, उसके अंदर डर नहीं पैदा करना, बल्कि आप उसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सिखाओ कि बेटा आप अगर आप ये होमवर्क करके लाओगे ना, तो मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग होमवर्क कल और करने के लिए दूंगी, या फिर कुछ और तरीका हो सकता है आपका। तो बेसिकली बच्चे को डर और अनुशासन की जगह आप ऐसा कुछ सिखाइए कि जहां पर उसको आनंद हो और उसको संतोष प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुशासन से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अनुशासन को एक पॉजिटिव वर्ड समझकर आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन अनुशासन की जगह आपको आनंद और संतोष, इस वर्ड का ध्यान रखना है। ये जो अनुशासन है ये बच्चे के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। और इतना भी आपको फ्री नहीं करना है कि आप अगर एज ए टीचर हैं तो आपकी क्लास से बहुत शोर आ रहा है, बच्चे उधमबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए बस बच्चों के साथ। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा जो उसकी मदर टंग है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। एनसीएफ इस बात पर जोर देता है कि आपको जो भी पढ़ाना है, जो बच्चे की पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप उसकी मातृभाषा को इम्पोर्टेंस दोगे। जो बच्चा अपने घर से सीख कर आ रहा है, जो नॉलेज वो अपने घर से लेकर आ रहा है, उसको आपको गलत नहीं बताना, या फिर आप उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना कि नहीं आपकी जो भाषा है वो इस क्लास में नहीं चलेगी। ठीक है, आपको उसकी मातृभाषा का सम्मान करना है, उसकी मातृभाषा को इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है कि इसमें भाषा के 4 कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल की बात की गई है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौन कौन से आपके लैंग्वेज स्किल हो गए? 4 हो गए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब जैसे कि आप किसी भी चीज़ को व्यक्त करते हो, है ना, जैसे मुझे कोई चीज़ व्यक्त करनी है तो मैं कैसे व्यक्त कर सकती हूँ? या तो मैं बोल सकती हूँ या फिर मैं लिख सकती हूँ। मुझे मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई समस्या है तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि भाई आपसे मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ, है ना, कि भैया आपसे मुझे ये प्रॉब्लम है। तो बोलना और लिखना ये कैसे होंगे आपके? ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकते हो। और आपके सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना ये कैसे होते हैं? ये आपके ग्रहणात्मक कौशल होते हैं जिनसे आप ग्रहण करते हो। जैसे कि अगर आप एक क्लास देख रहे हो और अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो ये कैसे है? ग्रहणात्मक कौशल है, आप यहाँ से ग्रहण कर रहे हो।
ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल से और एक पूछ लिया जाता है ग्रहणात्मक कौशल से, तो पता होना चाहिए। बोलना और लिखना, यानी कि बोलकर या फिर लिखकर आप अभिव्यक्त कर सकते हो, सुनकर और पढ़कर आप क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 इस बात पर विशेष जोर देता है कि आपने कोई भी सूचना कहीं से सुनी तो आप उसको नॉलेज नहीं मान सकते, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं मानना आपको। ज्ञान आप किसी चीज का कब मानते हो, जब आप किसी चीज के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में आप उसको बच्चे को समझाते हो, डिटेल में कॉन्सेप्ट देते हो, है ना, डिटेलिंग में, तो वहां पर होता है बस आप कोई सूचना आ गई और आपने उसको ज्ञान मान लिया। तो ये एनसीएफ कहता है कि किसी भी प्रकार की सूचना को आप ज्ञान नहीं मान सकते। विद्यार्थियों को दी जाने वाली जो शिक्षा है, जैसे कि उसमें जो शिक्षण सूत्र होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर मैं शिक्षण सूत्र की बात करूं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, अज्ञात जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आपको बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, कोई पाठ पढ़ाना है, तो आप पहले उसे कौन सा एग्जाम्पल दोगे, ऐसी चीज़ों का जो वो जानता ही नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ों का दोगे जिनके बारे में वो जानकारी रखता है। बहुत ही बेसिक बात है, आप उसको सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे जिनकी वो समझ रखता है, ठीक है, तब आप उनसे उन अज्ञात चीज़ों के बारे में क्या करोगे, कोरिलेशन बनाओगे, है ना। कैसे बताते हैं, एनसीएफ इस बात पर जोर देता है कि सभी सब्जेक्टों को, सभी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से मिलाकर पढ़ाना चाहिए, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो हमें बच्चे को पहले ज्ञात चीज़ों के बारे में बताना है, उसके बाद आप उसको अज्ञात की जानकारी देंगे। इसी तरीके से मूर्त से अमूर्त, मूर्त क्या होता है, जिसे आप देख सकते हो, और अमूर्त होता है जो आपके सामने नहीं है, जिसे आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो मूर्त जो चीज़ आपके सामने है, मान लीजिए आपको बच्चे को किसी ठोस चीज़ का एग्जाम्पल देना है, किसी सॉलिड का एग्जाम्पल देना है, आप उसे क्लासरूम में चीज़ों का दिखा सकते हो कि भाई ये आपकी बेंच है, सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा डस्टर आप दे सकते हो कि ये सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप पहले मूर्त चीज़ों के बारे में बताओगे, उसके बाद उसको अमूर्त कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाओगे। तो यही कहता है एनसीएफ कि विद्यार्थियों को जो दी जाने वाली शिक्षा है, उसमें जो शिक्षण सूत्र हैं वो आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर होने चाहिए। इन शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की भावना को सीमित किया जाना चाहिए। पनिशमेंट जैसे कि पहले होता था, टीचर हमेशा एक साथ में छड़ी रखते थे और बच्चों को अच्छे से धुनते थे, है ना, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, पनिशमेंट नहीं देना बच्चे को और रिवार्ड भी नहीं देना, मतलब आपको बच्चे को लालच नहीं देना कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। तो आपको पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों की भावना को क्या करना है, सीमित करना है, इनको बढ़ावा नहीं देना है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, सह शैक्षिक गतिविधि हो रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एनसीएफ कहता है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ में उनके बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ें, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए बच्चों में क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गैप हो जाता है ना, जैसे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन में थोड़ा सा गैपिंग कभी कभार हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ, सबसे पहली बात तो उनको एक माहौल अच्छा मिलेगा, है ना, पेरेंट्स के साथ वो थोड़ा ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। तो जहाँ पर भी ये सह शैक्षिक गतिविधि होती है वहाँ पर बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए, ये बात कहता है एनसीएफ, ठीक है। एनसीएफ इस बात पर जोर देता है, वो ये सुझाव देता है कि जितनी भी सह शैक्षिक गतिविधि है वहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी जोड़ दीजिए। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो है बिना भार के अधिगम या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, बिना बोझ के शिक्षा। बच्चे को इतने बर्डन में नहीं रखना है कि आपको उसको सिर्फ बर्डन ही बर्डन देना है। तो इसीलिए एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो ये कहता है कि शिक्षा जो होती है कैसी होनी चाहिए, बिना भार के अधिगम, है ना, विदाउट बर्डन होनी चाहिए। बच्चा प्रैक्टिकली जितनी चीज़ों को सीख सकता है, जितना करके सीख सकता है, जितना खोज करके सीख सकता है, वहाँ से सिखाइए, ठीक है, सिर्फ किताबों से आपको नहीं सिखाना है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी मूल्य हैं, आप उनको उनका भाषण मत दीजिए, है ना, क्या करिए, उनको करके दिखाइए, मतलब करके उनको ऐसा वातावरण दीजिए, जैसे कि वातावरण देना है।
जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों को नमस्कार करो, ये सारी चीज़ें करो, लेकिन उनके खुद के घर में वो ये चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो आपको क्या करना है, बस इनका उपदेश नहीं देना मूल्यों को, बल्कि वातावरण स्थापित करना है, ताकि बच्चे कहाँ से सीखते हैं, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं। अगर उनको इस तरीके का वातावरण मिलेगा तो वो बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। हालांकि ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर नहीं दिया जाता है। लेकिन एनसीएफ ये कहता है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं से पुस्तकें चुनने का अवसर दीजिए। बच्चे किस तरीके की पुस्तकें उठा रहा है, वो अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों को वहाँ से ले सकते हैं, तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए बच्चों को अपनी पसंद से पुस्तकें चुनने का। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर विशेष जोर देता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान, ठीक है, महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी वाले जो इतने भी कार्यक्रम हैं जो ऐसे दृष्टिकोण रखते हैं, उनका आयोजन समय समय पर कराते रहना चाहिए। और आपको शांति शिक्षा को क्या देना है, बढ़ावा देना है। उसके बाद है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मोटी मोटी किताबें हैं और बच्चा अंडर प्रेशर है, बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा, बच्चा उनको सिर्फ पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और उसके ब्रेन में, उसके जहाँ पर उसको नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पर उसको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो किताबें पढ़ रहा है, मोटी मोटी किताबें उसके सिलेबस में है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो असफलता है किसकी, शिक्षा प्रणाली की, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी असफलता का प्रतीक है। इसीलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से रिलेट होनी चाहिए। जितनी भी बुक्स होती हैं बच्चों की, वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कोई भी नॉलेज हो, आप बच्चे को उसके जीवन से जोड़कर जितना सिखाओगे, जितना उसके प्रैक्टिकल लाइफ से सिखाओगे, है ना, आसपास की चीज़ों से सिखाओगे, उससे बच्चे का जो परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज है, जो उसके ज्ञान का स्थायित्व है, वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, आपने पढ़ा दिया, रट लिया, बच्चे ने याद रहेगा। हो सकता है अगर मान लीजिए 5th क्लास में है और उसने किताबों को रट लिया अच्छे से, तो 5th क्लास में वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, लेकिन जब वो आगे आने वाली क्लास में आएगा उसको बहुत दिक्कत होगी। तो रटाना नहीं है, बच्चे को सिखाना है। इसके अलावा है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम है वो बच्चे के योग्यता के अनुसार होना चाहिए और उसके मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपर लेवल, बहुत हाई लेवल की बुक्स आप चला रहे हो बच्चों के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। उसका क्या मानसिक स्तर है और क्या योग्यता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास यानी कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उस पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अब ये चहुमुखी विकास क्या है? चहुमुखी विकास है कि बच्चे का हर क्षेत्र में विकास, चारों दिशाओं में विकास कह सकते हो आप। ऑलराउंड डेवलपमेंट बोला गया है, बच्चा हर तरीके से विकसित हो। ठीक है, सिर्फ आपको उसके संज्ञानात्मक विकास पर ही ध्यान नहीं देना है, बच्चे के हर विकास पर आपको ध्यान देना है। तो जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए? जहां पर बच्चे का चहुमुखी विकास हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण यानी कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। दो शब्द आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, और ये है समावेशी वातावरण। समावेशी शिक्षा जैसे कि आपकी ऐसी शिक्षा, ऐसी कक्षा में चलने वाली शिक्षा जहां पर सब समान हो। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सबको समान वातावरण देना है, समान शिक्षा देनी है। तो सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। क्या जोर देता है एनसीएफ? यही जोर देता है कि समावेशी वातावरण तैयार करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। आपको एस्थेटिक सेंस को मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। किसकी जगह पर? सिर्फ मनोरंजन के स्थान पर, सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड नहीं होने चाहिए। जो भी आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सौंदर्य बोध यानी कि एस्थेटिक सेंस को क्या करें? बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार यानी कि इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाए जाएं। ठीक है, ये आपके सारे सुझाव हैं एनसीएफ के, जो कि आपके एनसीएफ 2005 के रिगार्डिंग है। और ये है कि एनसीएफ 2005
5 विधियों पर जोर देता है। जो आपका एनसीएफ 2005 है वो बेसिकली 5 विधियों पर जोर देता है। ये तो आपने भर भर के देखी होगी, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। पेडागोजी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर भी बच्चा करके सीख रहा है, जहां पर बच्चा खुद से सीखेगा, जहां पर बच्चा जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, गलतियां कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा सक्रिय है ना, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, तो करके जहां पर सीख रहा है वो बेस्ट है बच्चे के लिए। उसके अलावा निरीक्षण विधि है, परीक्षण विधि है, सामूहिक विधि है, और क्या है, मिश्रित विधि। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो इस मेथड से बनते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चा किससे सीखेगा, करके सीखेगा। अब देखिए आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, साइंस के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, ईवीएस के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। तो सभी विषयों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने इसी क्लास में रख दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का जो नेचर है वो एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। अगर मैथ्स की बात हो तो इतिहास, भूगोल, है ना, विज्ञान, सबसे क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, एकीकृत करके पढ़ाना है। ठीक है, सभी विषयों का एक दूसरे से लिंकअप होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। अगर मैं गणित की बात करूं तो किस पर आधारित होता है, तार्किक, है ना, आपकी रीजनिंग एबिलिटी पर आधारित होता है। जब तक आप गणित के बारे में तर्क नहीं करोगे, जब तक आप गणित के विषय में अपनी सोच नहीं रखोगे कि भैया यहाँ पर होना क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस में गुणा होगी, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, आप गणित नहीं सीख सकते, है ना। तो आपका तार्किकता पर निर्भर करता है गणित। तो यही बोल रहा है कि अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ये आपके मैथ्स के ऑब्जेक्टिव हुए। उसके अलावा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस और ईवीएस के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो क्या है। सबसे पहला है कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, यानी कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। सामाजिक वातावरण समाज से सीखता है, समाज में ऐसा वातावरण, ठीक है, उसके साथ साथ आपको वातावरण की समग्र समझ विकसित करने का मौका देता है। ठीक है, उसके अलावा साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज, साइंस में आप क्या करते हो, एक्टिविटीज करते हो ना, जैसे लैब वगैरह में आप प्रैक्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। साइंस के कॉन्सेप्ट आप कैसे सीखते हो, बेसिकली प्रैक्टिकल करके सीखते हो, एक्टिविटी के थ्रू सीखते हो। तो उसी बात पर जोर दिया गया है कि साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। साइंस को आप कैसे सीखोगे, साइंस को सीखोगे आप बेसिकली एक्टिविटीज के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार और हर बार ऑलमोस्ट पेपर में पूछा जाता है। सुगमकर्ता, जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो बच्चों के लिए एक फैसिलिटेटर है, एक सुगमकर्ता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। आपको एज ए टीचर सिर्फ बच्चे के लिए ज्ञान का स्रोत नहीं बनना है, ठीक है, आपको बच्चे के लिए बनना है सुगमकर्ता। बच्चे की हर तरीके से मदद के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे से जानने की कोशिश करें कि आपको कहाँ दिक्कत है। अगर हो सकता है इन केस उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी यहाँ भी खत्म नहीं होती। आपको ये जानने की कोशिश करनी है पूरी कि उसके घर में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वातावरण में उसके घर के एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको बच्चे के लिए सुगमकर्ता बनना है।
हर तरीके से आपको बच्चे की मदद करनी है, बच्चे को जानना है, बच्चे में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उसकी क्या करनी है, रीज़न जानना है कि कहाँ पर समस्या आ रही है। तो एक टीचर क्या है, बच्चे के लिए एक सुगम करता है। तो ये था आपका एनसीएफ 2005, ठीक है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया। ये क्या है, मैंने बताया दस्तावेज है, और ये इससे पहले कब कब आया है, और इसमें बात की गई है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो है बिना बोझ की शिक्षा, है ना, यानी कि जो लर्निंग है वो क्या है, विदाउट बर्डन होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी विधि है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और कैसे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सक्रिय कैसे रखना है ना, बच्चा जितना एक्टिव होगा अपने तरीके से सीखेगा, एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा। बच्चे को आपको सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं जोड़ना है कि सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहो बेटा, और उसको आपको जितना दैनिक जीवन से जोड़ सकते हो उतना उसको जोड़ना है। इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा की गई है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट में लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एनसीएफ 2005, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी मैं क्लास रखूंगी, और कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में आपके एनसीएफ से रिलेटेड यानी एनसीएफ 2005 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो क्लास से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।